Assalamualaikum. Welcome to the Medicos. I am Dr. Kinza and I am here with another topic that is a case control study. हमने पहले जो है ना उसमें कोहॉर्ट स्टडी को डिस्कस किया हुआ है। आज हम केस कंट्रोल स्टडी को डिस्कस करेंगे। केस कंट्रोल स्टडी ऑफन कॉल्ड रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी। इसको हम क्या कहते हैं? रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी कहते हैं। रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास इस स्टडी में हम जिस ग्रुप को स्टडी करते हैं उनमें अगर पेशेंट्स को डिजीज़ है तो हम पास्ट में जाकर देखते हैं, जिनमें डिजीज़ है उनमें भी पास्ट में जाकर देखते हैं, जिनमें डिजीज़ अभी अपीयर नहीं हुई उनमें भी पास्ट में जाकर हम देखते हैं कि वो किस तरह के उनका एक्सपोजर किस तरह का है, उनका एक्सपोज्ड हैं भी या फिर नहीं भी हैं। ठीक है, इनमें हम रिलेशन देख रहे होते हैं एक्सपोजर और डिजीज़ के बीच में। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? फर्स्ट अप्रोच टू टेस्ट द कैजुअल हाइपोथेसिस। हम केस कंट्रोल स्टडी में क्या कहते हैं? कैजुअल हाइपोथेसिस जो है उसको हम टेस्ट कर रहे होते हैं। सपोज करें जैसे हमने कहा कि लंग कैंसर जो है ना स्मोकिंग की वजह से हो रहा है, या फिर जो मेन पुड़ी गुटखा पान वगैरह खाते हैं उनको क्या है? ओरल कैंसर होता है। तो ये इनिशियली हमारे पास रिसर्च से पहले, एविडेंसेस से पहले हमारे पास ये एक हाइपोथेसिस थी जिसको हम टेस्ट करते हैं। तो उसके लिए हम केस कंट्रोल स्टडी को यूज़ कर सकते हैं। नीचे जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मोकिंग इन केसेस ए डिवाइडेड बाई प्लस सी, इसको हम जो है ना आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टडी हैज़ अ 3 डिस्टिंक्ट फीचर्स। केस कंट्रोल स्टडी के हमारे पास 3 फीचर्स होते हैं। इसमें क्या होता है? हमारे पास एक्सपोजर और डिजीज़ दोनों जो है ना बिफोर द स्टार्ट ऑफ द स्टडी होगा। ठीक है, यहाँ पे बिफोर स्टार्ट ऑफ द स्टडी, ऐसी हम केस कंट्रोल स्टडी वहाँ भी कर सकते हैं कि जब हमारे पास लोगों के अंदर एक्सपोजर उनका पहले का हो, पास्ट में। ठीक है, उनका एक्सपोजर रहा हो, स्टडी से पहले का उनका एक्सपोजर हो, या फिर स्टडी से पहले ही उनको डिजीज़ अगर हो गई है तो फिर भी हम उनके क्या कर सकते हैं? केस कंट्रोल स्टडी कर सकते हैं उन पर। डिजीज़ प्रोसीड करती है फ्रॉम इफेक्ट टू द कॉज। डिजीज़ प्रोसीड करती है फ्रॉम इफेक्ट टू द कॉज। इट यूजेस कंट्रोल ग्रुप टू सपोर्ट और रिफ्यूज़ एंड इंटरफेरेंसेस। ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं? कंट्रोल ग्रुप के अंदर जितने भी हमारे पास इंटरफेरेंसेस मतलब आते हैं तो उनमें यह है कि सपोर्ट करेंगे या रिफ्यूज़ करेंगे। ये हमें केस कंट्रोल स्टडी से पता लग सकता है। अब हमारे पास मेन चीज़ आती है एनालिसिस। ठीक है, केस कंट्रोल स्टडी में हमारे पास, हम पहले देख लेते हैं, हमारे पास 2 तरह के ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 तरह के ग्रुप्स होते हैं। एक हमारे पास होता है केस ग्रुप जिसमें हमारे पास डिजीज पर्सनस होते हैं, और हमारे पास दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप जिसमें हमारे पास नॉन डिजीज पर्सनस होते हैं। अब हमारे पास जो डिजीज पर्सनस होते हैं उसमें हमारे पास क्या है कि हम दो चीज़ें देखते हैं ना। जिन लोगों को बीमारी है उनका पास्ट में एक्सपोजर है किसी पर्टिकुलर कार्सिनोजन से, ठीक है, रिलेटेड टू दैट कैंसर, है या नहीं है। सपोज करें हम कहते हैं कि जो स्मोकिंग कर रहे हैं उनमें जो है ना कि कैंसर डेवलप हो रहा है। ठीक है, स्मोकिंग जो है ना वो कॉज है कैंसर का। तो हम देखेंगे कि जिन लोगों को लंग कैंसर हुआ है, ठीक है, उस केस ग्रुप में हमारे पास वो लोग होंगे जिनको लंग कैंसर होगा। तो लंग कैंसर में हम देखेंगे कितने लोग हैं जो स्मोक कर रहे थे उनको लंग कैंसर हुआ है, और कितने लोग थे जिनको स्मोकिंग के बगैर भी लंग कैंसर हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया कौन सा ग्रुप? हो गया केस ग्रुप हो गया। दूसरा हमारे पास होता है कंट्रोल ग्रुप। उसमें भी हम देख रहे होते हैं कि कितने लोग हैं जिनको अभी डिजीज़ अपीयर नहीं हुई। उनमें ज़ाहिर सी बात है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनमें अभी डिजीज़ नहीं हुई लेकिन उनमें जो है ना स्मोकिंग की हिस्ट्री होगी। सही है, तो हमारे पास 2 तरह के से इस वजह से इसको क्या कहा है? रिट्रोस्पेक्टिव, क्योंकि हम पेशेंट का पास देखते हैं। एनालिसिस, हम इसमें क्या देखते हैं? केस कंट्रोल स्टडी में हम एनालिसिस कर सकते हैं रिस्क की, एक्सपोजर रिस्क की और ऑड्स रेशो की। ठीक है, अब हम यह कंट्रोल ग्रुप का अलग से हम जो है ना रिस्क निकालेंगे, ऑड्स रेशो निकालेंगे और केसेस का भी। ये जो फॉर्मूला है आगे मैं एग्जाम्पल को अच्छे से एक्सप्लेन करके उसके बाद जो है ना हम इस फॉर्मूला पे आते हैं, तो तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। अभी अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो वो चीज़ क्लियर नहीं होगी। ठीक है, तो पहले आप एग्जाम्पल को देखें। अब हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है, हम 50%, ठीक है, 50 लोग हैं हमारे पास जिनको लंग कैंसर है, और उनमें से उन 50 लोगों में से जो 18, ठीक है, 18 लोग हैं ना, उनमें हमारे वो क्या है? स्मोकिंग करता है। ये हमारे पास कौन सा ग्रुप हो गया? केस ग्रुप हो गया। ठीक है, क्योंकि इनको क्या है? लंग कैंसर है। दूसरा वही हमारे पास कंट्रोल ग्रुप है। कंट्रोल ग्रुप में हमारे पास 51 जो है ना पेशेंट्स हैं, और जो है ना सॉरी नॉन कैंसर, ठीक है, पर्सन है हमारे पास, जिनमें से 11 जो है ना मतलब 11 लोग स्मोकिंग करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी अभी उनको क्या है? डिजीज़ अपीयर नहीं हुई। तो इसकी हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे तो वो मैं आपको समझाती हूँ। आप जो है ना पहले समराइज़ कर लेते हैं जो देखें लेफ्ट साइड पर ऊपर लिखा हुआ है 50 लंग कैंसर पेशेंट हैं जिनमें 18 स्मोकर्स थे। ठीक है,
और हमारे पास 51 जो है ना नॉन कैंसरस पेशेंट्स हैं। ये थोड़ा सा ये 5 मिस हो गया। 51 नॉन कैंसरस पेशेंट थे, 11 हमारे पास क्या है उनमें से स्मोकिंग कर रहे थे। तो हम ये चार्ट बनाते हैं। चार्ट में आपको दिखेगा एक कॉलम है डिजीज़ का, एक है नॉन डिजीज़ का। फिर हमारे पास अगर हम देखें तो आर पॉजिटिव मतलब रिस्क पॉजिटिव है, रिस्क फैक्टर पॉजिटिव है, स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते, जो हमने एग्जांपल ली उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो है हमारे पास रिस्क नेगेटिव। तो टोटल अगर हम देखें तो हमारे पास कितने लोग थे जो है ना जिनको डिजीज हुई और उनमें रिस्क फैक्टर भी प्रेजेंट था। तो वो उन्होंने बताया 18 क्या थे, स्मोकर्स थे और उनको लंग कैंसर भी था, पीछे एग्जाम्पल में सिनेरियो में था। तो 18 हमने क्या रखा इधर ए के अंदर, ये याद रखिएगा ABCD। ये चार्ट अपने जहन में रखें, ठीक है। इससे आपको कैलकुलेशन में बहुत ईजी होगा। डिजीज नॉन डिजीज फिर आर पॉजिटिव फिर आर नेगेटिव नीचे, फिर डिजीज वाला जो है ना ABCD, ठीक है ABCD। तो आपने 18 लोग क्या हैं स्मोकर हैं और उनको लंग कैंसर भी है। बाकी कितने बचे 32 जो हैं जिनमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं था, वो स्मोकिंग नहीं कर रहे थे लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें लंग कैंसर हुआ है, ठीक है। अगर नॉन डिजीज में हम आ जाते हैं तो नॉन डिजीज में हमने क्या कहा था 51 टोटल हमारे पास नॉन कैंसरस पेशेंट्स हैं जिसमें 11 जो है ना वो स्मोकिंग करते हैं। तो अब हम देखें तो 11 हमारे पास क्या है, 11 हमारे पास लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं, तो उनमें डिजीज नहीं हुई लेकिन उनमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमने 11 को बी वाले कॉलम में इस वजह से रखा है क्योंकि उनमें डिजीज भी नहीं हुई और रिस्क फैक्टर भी हमारे पास क्या है पॉजिटिव है। और हमारे पास नॉन डिजीज के बाद डिजीज भी नहीं हुई, रिस्क फैक्टर भी नहीं है, ठीक है। तो हम डी में पुट किया हमने उसको, तो हमारे पास क्या होंगे, जाहिर सी बात है 51 में से 11 को माइनस करेंगे कितने बचे 40, ठीक है। 51 से माइनस करेंगे 11 को 40 बचे। तो अब हम देखते हैं अब हम आते हैं ABCD, ये याद रखिएगा। तो अब हम आते हैं कैलकुलेट करते हैं हम सबसे पहले रिस्क फैक्टर, ठीक है। रिस्क फैक्टर हम अलग करेंगे जो है ना किसके लिए, डिजीज कॉलम के लिए अलग करेंगे, नॉन डिजीज के लिए अलग करेंगे, ठीक है। डिजीज वाला हमारे पास क्या हो जाएगा केस ग्रुप और हमारे पास नॉन डिजीज वाला क्या हो जाएगा कंट्रोल ग्रुप। तो अगर हम इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास रिस्क का, केस ग्रुप के लिए क्या होगा A डिवाइडेड बाय A प्लस C, ठीक है। क्या होगा A डिवाइडेड बाय A प्लस C, क्योंकि डिजीज वाला कॉलम रो है ना, ये दोनों आएगी A डिवाइडेड बाय A प्लस C। इसमें आपको पता लग जाएगा, ठीक है। क्या रिस्क एक्सपोजर रिस्क किसका पता लग जाएगा डिजीज का। नॉन डिजीज में एक्सपोजर रिस्क आपको कैसे पता लगेगा, वो आपको पता लगेगा B, ठीक है, डिवाइडेड बाय B प्लस D। ऐसे हम आपको क्या होगा दोनों के एक्सपोजर रिस्क पता लग गए, बेशक आप जो है ना कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। अब हमारे पास क्या आता है, अब आप ऑड्स रेशो में आपने पहले भी जो ऑड्स रेशो पर जो है ना लेक्चर अपलोड हुआ है तो आपने उसमें देखा होगा हम ऑड्स रेशो के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो AD को A को D से मल्टीप्लाई करें, B को C से मल्टीप्लाई करें, AD डिवाइडेड बाय BC, सही है AD डिवाइडेड बाय BC, ठीक है। यहाँ पे देखें ऑड्स रेशो का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो ऐसे आपको क्या मिल जाएगा ऑड्स रेशो मिल जाएगा केस कंट्रोल स्टडी का। अब हमारे पास आती हैं कुछ लिमिटेशंस। अब आपको ये पता लग गया क्या हम जो है ना कैलकुलेट करते हैं और कैसे करना है, बेशक आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। हमारे पास आता है रिकॉल बायसनेस, ठीक है। रिकॉल बायसनेस क्या है हमारे पास, हमने क्या कहा, हमने दो तरह के ग्रुप्स बनाए जिनमें एक में लोगों को डिजीज थी, एक में लोगों को डिजीज नहीं थी। तो जिनमें डिजीज हुई हुई है ना उनसे अगर आप पास्ट में एक्सपोजर के बारे में डिटेल्स लेंगे ना, तो जिनको डिजीज हुई हुई है ना तो उनको पता होगा कि हाँ यार मुझसे ये गलती हुई। अब मतलब ये है कि पेशेंट जो है ना हाँ मैंने स्मोकिंग की थी जिस वजह से जो है ना मेरा आज ये हाल हो गया, ठीक है। लेकिन जो लोगों को अभी डिजीज नहीं हुई ना लेकिन वो उन्होंने अगर पास्ट में वो एक्सपोज हुए भी हैं स्मोकिंग से, उन्होंने स्मोकिंग की भी है, तो उनको इतना रिकॉल नहीं होगा, सही है। हो सकता है कुछ लोगों को याद हो लेकिन हो भी सकता है कि कुछ लोगों को याद ना हो, ऐसा होता भी है क्योंकि उन्होंने सफ़र ही नहीं किया उस डिजीज से। कभी उन्होंने कर ली होगी, ऐसे अक्सर लोग कहते हैं कभी की होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है रिकॉल बायसनेस आ जाती है। अफेक्टेड पेशेंट रिकॉल करते हैं पास्ट का एक्सपोजर बेटर देन द अनअफेक्टेड वंस। दूसरा हमारे पास आता है सिलेक्शन बायसनेस। सिलेक्शन बायसनेस हमारे पास क्या होती है कि ये हमारे पास अब आती है जब हम कुछ लोगों को जो है ना मोर इनरोल इन द स्टडी देन द अदर्स।
हम स्टडी में किन पे ज़्यादा फोकस कर, कभी कभार ना हमारा फोकस उन लोगों पे ज़्यादा चला जाता है जिनको लंग कैंसर हुआ है स्मोकिंग की वजह से, एज़ कम्पेयर टू द नॉन अफेक्टेड वंस। सही है, क्योंकि हम भाई उनको कैंसर हो गया है तो उनका रिलेशन जो है ना कोरिलेशन ज़्यादा होगा, तो उनको जो है ना हमारे पास क्या होता है, ज़्यादा एनरोल किया जाता है स्टडी के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास कहीं ना कहीं थोड़ी सिलेक्शन बायसनेस भी आ जाती है केस कंट्रोल स्टडी के अंदर। ठीक है, जैसे एग्जांपल दी है कि लंग कैंसर पेशेंट विद स्मोकिंग एंड लंग कैंसर पेशेंट विदाउट स्मोकिंग। अब हमारे पास एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस इतने इंपॉर्टेंट हैं तो नहीं, लेकिन ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। इजी टू कैरी आउट, ठीक है, हमारे पास क्या है कि जल्दी केस कंट्रोल स्टडी हमारे पास के फ़ायदे क्या हैं कि ये जल्दी जल्दी हो जाती है, इनएक्सपेंसिव है, महंगी भी नहीं होती है और हमारे पास इजीली हम इसको कर सकते हैं। इसमें हमारे क्या है, सेवरल एटियोलॉजिकल फैक्टर्स को हम स्टडी कर सकते हैं एट अ टाइम। हम डिफरेंट डिफरेंट एटियोलॉजिकल पॉजिटिव फैक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और इसमें हमें रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई हो जाता है। सही बात है, जैसे हमने बोला लंग कैंसर स्मोकिंग की वजह से वो रिलेशन देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं रिस्क, हमने एक्सपोजर किया ना, फाइन किया, तो हमें रिस्क फैक्टर क्या हो आइडेंटिफाई हो जाता है, हमें परसेंटेज पता लग जाती है कि इतनी परसेंटेज जो है ना इसमें एक्सपोजर की वजह से ये एक्सपोजर रिस्क है। रेयर डिजीज़ को भी जो है ना आप स्टडी कर सकते हैं। वही हमारे पास डिसएडवांटेजेस आते हैं कि वही हमारे पास प्रॉब्लम्स आती है बायसनेस की। बायसनेस कौन सी, हमारे पास सिलेक्शन बायसनेस आ गया और हमारे पास कौन सा था, रिकॉल बायसनेस आ गया। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट कंट्रोल ग्रुप। अब हमारे पास क्या होता है, एग्जैक्ट आपने कंट्रोल ग्रुप जो है ना उनके जो है ना प्रॉपर ऐसे लोग होते हैं जिनमें जो है ना पास्ट की भी हिस्ट्री ना हो लंग कैंसर की या क्या कुछ भी नहीं, उनमें जो है ना बिल्कुल वो नॉन डिजीज होने चाहिए पास्ट और प्रेजेंट दोनों के लिहाज से। इंसिडेंट्स कैन नॉट जो है ना कैन नॉट बी मेजर्ड। आप जो है ना केस कंट्रोल स्टडी से आप इंसिडेंट्स कितनी जो है ना आप नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, इंसिडेंट्स आप फाइंड नहीं कर सकते। सो दिस इज़ फॉर टुडे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपने रिव्यू ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।